हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था बेटा रूल्स ऑफ राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ऑफ बॉ, पॉली एंड हुन रूल मैंने इकट्ठे ही समझा दिया था। और अगर आपको डाउट है कि मैं पेज वाइज पेज नहीं चल रही हूँ तो आई विल शो यू दीज आर क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जब ख़त्म होते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली समझाने से पहले मुझे ऑफ बॉ और हुंड समझाना पड़ना था, वरना आपको पॉली समझ नहीं आना था। इसीलिए मैंने पहले ऑफ बॉ और हुंड रूल समझाया है। सो डोंट थिंक कि मैंने कुछ ना कुछ स्किप कर दिया है या वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्योंकि पॉली आपको समझ नहीं आता अगर मैंने हुंड या ऑफ बॉ नहीं समझाया होता। और उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी सिखाई, क्योंकि पॉली और हुंड करने का फ़ायदा तभी था अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आती हो, ठीक है बेटा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर इम्पॉसिबल, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड वाई। देखो बेटा, ये है n की वैल्यू है 4, l की वैल्यू दे रखी है 2। आपको पता है अगर n 4 है तो l क्या होगा, n माइनस 0 टू n माइनस 1। तो n माइनस मतलब 4 माइनस 1 3 तक हो सकता है, तो 2 बिल्कुल सही है। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू दे रखी है 0, यस। देखो, अगर n की वैल्यू 4 हो बेटा तो l की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 टू n माइनस 1, मतलब 0 टू 4 माइनस 1, 0 टू 0 1 2 3, 4 माइनस 1 होता है 3। तो अगर n 4 है तो सब शेल भी 4 होंगे, उनकी वैल्यू 0 से शुरू होगी 3 तक खत्म होगी। तो n की वैल्यू 4 दे रखी है, l की वैल्यू 2 दे रखी है, बिल्कुल सही है। m की वैल्यू 0 दे रखी है बेटा। अगर आपका जो l है वो 3 तक खत्म हो रहा है तो m की वैल्यू क्या होगी, -3 टू +3, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसका मतलब m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, 0 लिखी हुई है। और स्पिन की वैल्यू या +½ होती है या -½ तो उन्होंने स्पिन की वैल्यू +½ दे रखी है, ये बिल्कुल पॉसिबल है सेट, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है जी। सेकंड सेट है, n की वैल्यू 3 दे रखी है। अगर n की वैल्यू 3 हो तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 0 1 2। जितने शेल होते हैं उतने ही सब शेल होते हैं, बस सब शेल में वैल्यू शुरू होती है 0 से लेके n-1 तक। तो 3 अगर शेल है तो l की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2, 3 वैल्यू नहीं होगी, तो ये नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज n की वैल्यू 2 दे रखी है। अगर n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1, 0 से लेके 2-1 मतलब 1 तक, 0 और 1, तो मतलब 0 पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -0 टू +0, -0 टू +0 मतलब m की वैल्यू 0 हो सकती है। और स्पिन क्या होगा बेटा, +½ सिमिलरली यहाँ पे l की वैल्यू 2 है बेटा, तो m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली l की वैल्यू 2 दे रखी है तो यहाँ पे -2 टू +2 आएगा, ठीक है। -2 टू +2, जितनी आपको l की वैल्यू दे रखी होगी, जितनी आपको l की वैल्यू दे रखी होगी उतनी आपको m की वैल्यू देखनी है। अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में 2 दे रखा था ना l, तो m होगा -2 टू +2, ठीक है, तो वो पॉसिबल है। नेक्स्ट, n की वैल्यू 4 दे रखी है, l की वैल्यू 0 पॉसिबल है। अगर l 0 होगा तो m क्या होगा, -l टू +l, -0 टू +0, ये दे रखा है 1, तो ये गलत है। अगर n दे रखा है 3, ठीक है, l दे रखा है 2, बिल्कुल ठीक है। अगर l 2 है तो m क्या होगा, -2 टू +2, ये बिल्कुल सही है। लेकिन स्पिन प्लस और -½ होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस देखने हैं, कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है, किसमें कितने शेल हैं, किसमें कितने सब शेल हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है 4f ऑर्बिटल में है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है क्वांटम नंबर की। देखो, 4f का मतलब n की वैल्यू है 4, f का मतलब l की वैल्यू है 3। अगर l की वैल्यू 3 होगी तो m की वैल्यू, ऑर्बिटल की वैल्यू -3 टू +3, -2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। और स्पिन जो है +½ और -½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, 1p 2s 2p 3f में कौन नहीं पॉसिबल। देखो बेटा, 1p का देखोगे n की वैल्यू 1 और p के लिए l की वैल्यू भी क्या होती है 1। अगर n 1 हो तो l की वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे l की वैल्यू क्या आ रही है 1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2s देखो, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या आ रही है s के लिए 0, जो कि पॉसिबल है। 2p देखो, n की वैल्यू 2
और अगर n 2 होता है तो l की वैल्यू होनी चाहिए 0 1, और यहाँ पे p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी पॉसिबल है। 3f ये पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ 3f के लिए n की वैल्यू होगी 3 और f के लिए l की वैल्यू होती है 3, और आपको पता है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 3 - 1 मतलब 0 1 2 तक होनी चाहिए, लेकिन ये l 3 आ रहा है तो 3f पॉसिबल नहीं है, तो 1p और 3f पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपने बेटा सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको क्वांटम नंबर वाला टॉपिक समझ आ गया था तो आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आई होप। नेक्स्ट टॉपिक इज वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा श्रोडिंजर ने वेव फंक्शन डिराइव करना सिखाया था। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो बेटा, दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होते हैं रेडियल, एक होते हैं एंगुलर। रेडियल को r से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर को थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये इक्वेशन आती है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी एज सच, क्योंकि इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको एज सच याद रखना पड़ेगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स ये लिखी जाती है। ठीक है, दैट इज 1/r² करली अपॉन करली r स्क्वायर करली ज़ाई अपॉन करली r प्लस 1/r² साइन थीटा करली अपॉन करली थीटा साइन थीटा करली ज़ाई बाय करली थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर ज़ाई अपॉन करली फाई स्क्वायर प्लस 8π² म्यू अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी ज़ाई इक्वल टू 0। जहाँ पे जो ये म्यू है बेटा, ठीक है, जहाँ पे ये जो म्यू है 8π² म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास किसके इक्विवेलेंट होता है, m1 × m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 इज मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, m2 इज मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर बेटा दोनों को प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो आपके पास वेव इक्वेशन है, इसके दो पार्ट हैं। ये वाला पार्ट जो होगा वो रेडियल पार्ट होगा, फिर प्लस ये वाला पार्ट जो होगा वो एंगुलर पार्ट होगा, क्योंकि किसी भी वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं बेसिकली, रेडियल और एंगुलर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जाई इज इक्वल टू वेव फंक्शन इज इक्वल टू रेडियल पार्ट प्लस एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट को r से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर पार्ट को फाई और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो थीटा LM एंड फाई M। जो रेडियल पार्ट है वो पहले दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, शेल पे और सब शेल पे, n और l पे। जो थीटा पार्ट है वो l और m सब शेल और ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, और जो फाई पार्ट है वो सिर्फ ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। तो किसी भी वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। ठीक है, अब रेडियल वेव फंक्शन में क्या होता है, द रेडियल वेव फंक्शन गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। रेडियल पार्ट आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है। तो रेडियल पार्ट आपको किस चीज से पता लगता है, n और l की वैल्यू से। सेकेंड इज एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट आपकी शेप बताता है और ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, अगर वो शेप बता रहा है तो वो किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा, L और M पे, सब शेल और ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा। और ये आपको कौन बताते हैं, थीटा और फाई, ये दोनों जो पार्ट हैं वो आपको एंगुलर पार्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये कभी पूछा नहीं गया पेपर में, तो ये आपको देखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, पर इन केस अगर आप करना चाहो तो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, एक z एक्सिस होता है। x, y और z की ये तीनों वैल्यू होती हैं, और ये जो तीनों हैं वो रेडियल और एंगुलर फंक्शंस हैं, तो ये आपको ऐसे लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा एक ये टेबल है जिसमें 1s के लिए रेडियल पार्ट क्या होता है, एंगुलर पार्ट क्या होता है, 2s के लिए रेडियल पार्ट क्या होता है, एंगुलर पार्ट क्या होता है, 2px के लिए रेडियल पार्ट क्या होता है, एंगुलर पार्ट क्या होता है। ये सारा टेबल आपको याद होने वाला नहीं है और ना ही याद होगा। तो बेसिकली हमेशा पेपर में 1s के बारे में पूछा होता है, तो 1s क्योंकि हाइड्रोजन वाला है तो 1s वाला याद कर लें, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाता है उसके बाद बेसिकली जो ये रेडियल और एंगुलर पार्ट है उससे हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल डिराइव करनी है कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कैसे बनेंगी। ठीक है बेटा, तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो बनानी है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कैसी थी, तो पहले अलग अलग कंसेप्ट आए, तो वो जो सारे कंसेप्ट थे वो पहले शुरू में फेल हो गए। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंसेप्ट था, फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं रेडियल पार्ट और रेडियस में, तो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल मिलती है। अब देखो जैसे 1s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में बेटा कोई नोड नहीं होती। s ऑर्बिटल में अगर आपने नोड्स निकालनी हो, नोड्स का फॉर्मूला होता है
n माइनस एल माइनस वन, ठीक है। s ऑर्बिटल में नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। तो देखो 1s में n क्या हो गया 1, s के लिए l की वैल्यू क्या हो गई 0, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s ऑर्बिटल 1s में कोई नोड नहीं होगी। नोड का मतलब अगर ये जो ग्राफ है ये नीचे चला जाए तो एक नोड आ जाती है, जहां पे ये नीचे चला जाए तो नोड आ जाएगी। क्योंकि 1s में कोई नोड नहीं है तो ये जो शेप है ये ऊपर ही रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2s की बात करूं तो 2s ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, इसमें कितनी नोड है n माइनस एल माइनस वन, 2 माइनस s के लिए l की वैल्यू होती है 0 माइनस 1, कितनी नोड है बेटा 1। इसका मतलब ये नीचे जाएगा तो ग्राफ जो है नीचे गया और एक नोड बन गई। देखो ये दिस पोर्शन इज नोन एज नोड। सिमिलरली अगर मैं 3s की बात करूं तो इसके लिए नोड्स कितनी होंगी, नोड्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, n माइनस एल माइनस वन मतलब 3 माइनस 0 माइनस 1, तो इसके लिए कितनी नोड होंगी 2। तो देखो पहले एक बार ये नीचे गया ये एक नोड, फिर नीचे से फिर ऊपर आया तो ये दूसरी नोड। तो जब ये दोनों पार्टीशन होगा तो नोड बनेंगे। अब इसमें क्योंकि 2 नोड है तो जो ग्राफ है पहले नीचे जाएगा एक नोड आएगी, फिर नीचे से ऊपर आएगा दूसरी नोड आएगी। तो इस तरह से शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के ग्राफ बनाए गए। पर सिमिलरली 2p p ऑर्बिटल के लिए बेटा अगर नोड्स निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला